जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि न्यूज़पेपर को कैसे करना है, इसके बारे में पहले बताइए। न्यूज़पेपर अभी वर्तमान के समय में इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, दैट मीन्स आईएएस एग्जामिनेशन, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर देखो, न्यूज कभी भी मैं कहता हूं कि आपको पैसिव रीडिंग नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? पैसिव रीडिंग नहीं करनी है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को इसलिए नहीं पढ़ना है कि क्योंकि वो लिखा गया है। उसके पीछे के तथ्य को, सार को समझना है, वो उसके फिलॉसफी को समझना है, उसके आर्थिक, दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी आयाम है सबको समझना है। और न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि दैट मीन्स यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से कि मैं एक एक टॉपिक पढ़ के बताऊंगा, 2-3 आर्टिकल आज मैं पढ़ूंगा, कैसे उसको अंडरलाइन करना है, किस टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना। अब मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार का इंतजार, एक ये ऐसा टॉपिक है। कोई भी जब टॉपिक आप आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो इसमें बड़े से बड़े लोग लिखते हैं। जब लिखते हैं बड़े बड़े लोग, अपने क्षेत्र के धुरंधर लोग लिखते हैं, तो उनका कुछ फिलोसफिकल स्टेटमेंट होता है या किसी का कोटेशन वो रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, तो उसका क्या महत्व है और एज ओवरऑल यदि देखें तो जीएस के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो डैट मीन्स यदि एक्टिव लर्निंग करते हो आप किसी भी न्यूज़पेपर की, पहले मैं इस पे एक्टिव लर्निंग करते हो आप किसी भी न्यूज़पेपर की, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको जनरल नॉलेज मिलेगा, जनरल नॉलेज मिलेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि किसी भी टॉपिक से संबंधित क्या करंट में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स यदि फर्दर इसे डिवाइड करो, प्रीलिम्स के लिए तो सीधे सीधे और एनालिटिकल तरीके से पूछा जा सकता है। जीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जीएस के लिए जैसे कोई प्लान के बारे में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट के प्लान के बारे में, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कोई कंट्री कोई प्लान चला रही है या कोई वैश्विक संस्था कोई प्लान चला रही है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, आईआर के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता चलता है, साइंस एंड टेक के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ आपको यदि देखा जाए तो अन्य संबंधों से जो भी इसके आयाम है, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, सबसे ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, सबके बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, देखो जो निबंध होता है ना, अलग से कुछ होता नहीं है। निबंध आप पढ़ते हो, पढ़ने के दौरान जो भी आपका 1 साल 1.5 साल का प्रिपरेशन होता है, इस दौरान जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सबका निचोड़ होता है। जो भी दर्शन पढ़ते हो, जो भी फिलॉसफी पढ़ते हो, जो भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सबका उसमें इनपुट होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपकी निबंध की भी तैयारी होती जाती है। आपको फिलोसफिकल इनपुट मिलता है या किसी भी टॉपिक से संबंधित, लेट्स से कि अभी इजराइल का, ईरान का, फिलिस्तीन वगैरह का अपना युद्ध चल रहा है, तो इस टॉपिक पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखेंगे। ठीक है, कोई इजराइल का आयाम प्रस्तुत करेगा, इजराइल भारत का आयाम प्रस्तुत करेगा, कोई कहेगा कि नहीं इजराइल जो है ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, शांति व्यवस्था के लिए इन दोनों को सेटलमेंट करना चाहिए, कोई फिलिस्तीन का एंगल मतलब प्रस्तुत करेगा। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखेंगे। तो जब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखते हैं तो आपके प्रिपरेशन में उनके थॉट्स का भी इनपुट आता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, देखो अब कोई क्लास में मैं इतना डैम श्योर कहूंगा कि इस जो भी आयाम मैं बताने वाला हूं, एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, कोई नहीं बताता इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, आपका प्री भी तैयार होगा, साथ में मेंस के जो भी जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। साथ साथ ये सबका एकुमुलेशन आपको निबंध लिखने में भी सहायक सिद्ध होगा। अंततोगत्वा इंटरव्यू में जाके आप पूछोगे, आप बताओगे, आपसे कुछ पूछा जाएगा, तो आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपने पढ़ रखा है तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के आयाम होंगे, उनको आप प्रस्तुत कर सकते हो। कोई काउंटर क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, तो उस काउंटर क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हो। तो न्यूज़पेपर अपने आप में मस्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर का आप भले ही कोई स्टैटिक पोर्शन पढ़ना छोड़ दो, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन न्यूज़पेपर का एक्टिवली रीडिंग काफी जरूरी है। और कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, ये नहीं पढ़ना है कि फलाने की मुर्गी फलाने के यहाँ जाके अंडा दे दी तो अंडे का मालिकत्व कौन होगा, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। या इस गांव में इतनी भैंस चोरी हो गई, ठीक है, हालांकि इसका भी एक आयाम है, क्यों चोरी होती है। ठीक है, क्या चोर के पीछे केवल उसकी चौर्य प्रवृत्ति है या उसका आर्थिक पिछड़ापन है, इसका भी अलग आयाम है, वो दूसरी चीज है। ठीक है, लेकिन जो मूल तत्व की बात कर रहे हैं हम, न्यूज़पेपर में पढ़ना है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहाँ गया? ठीक है, सबसे पहले हम इसी से देखो, सबसे पहले आपके पास न्यूज़पेपर आ गया।
हम खोलते हैं और मेन हमारा हेडिंग कहाँ जाता है, मेन हमारा नजर कहाँ जाता है, मुख्य हेडिंग पे। लेकिन देखो इसमें एसए का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा है, और आप देख लो ये आज का दैनिक जागरण है, और ये पूरा लेक्चर जो है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, ऑनलाइन भी जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सब हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, या इंग्लिश वाले भी जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी कवर कर रहे हो, तो कितना तह तक जाना है इस बात को ध्यान में रखना। पहला टॉपिक इसमें हेडिंग लिखा गया है, मतलब एक कोटेशन लिखा गया, कोट लिखा गया है कि जो आत्मसंयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है। ऐसे के लिए एक टॉपिक मिल गया, मिला कि नहीं? लिखो इसको, लिखो इसको, राइट डाउन करो। जो आत्मसंयमी नहीं है वो स्वतंत्र नहीं है। आज का पूरा क्लास ये न्यूज़पेपर रीडिंग, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इसी पे डिपेंड करेगा, और कैसे किन किन आयामों को हम लेते हुए चलते हैं ताकि हमारा प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों इंटीग्रेट हो जाए। अब देखो, अब ये आपको सोच में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? फिलॉसफी वाले सेक्शन में बीपीएससी निबंध के पेपर में पूछ दे कि जो आत्मसंयमी नहीं है वह स्वतंत्र नहीं है, तो इस पे क्या लिखोगे? दुनिया का सार है, स्वतंत्रता का मूल सार है ये, कि जो आत्मसंयमी नहीं है वो, देखो यहां पे राजनीतिक स्वतंत्रता की तो बात करी ही जा रही है, राजनीतिक स्वतंत्रता भी आत्मसंयम से प्राप्त होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि हम इसको तह तक उतरें और केवल हम व्यक्तिगत रूप से लेके आए, तो आज के फिजिकल वर्ल्ड में जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा है, अनेक डिफरेंट, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं, डिफरेंट प्रचार प्रसार के द्वारा आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मोटिवेट किया जाता है कि आप जो है दूसरे से मोटिवेट होकर, जैसे मान लो कि अभी बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, अमेजन पे सेल चल रहा है, तो क्या होगा, आपके मान लीजिए कि कोई आप मतलब कोई ऐप आप खोल रहे हो, उस पर भी उसका वो दिखाएगा, ठीक है? चाहे यूट्यूब खोल रहे हो तो यूट्यूब पे जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर, उनको पैसा दे देके अपने सामान का क्या करेंगे, पढ़ाई कराएंगे, प्रशंसा करवाएंगे, रेटिंग बढ़िया दिलवाएंगे, और आपके सामने बार बार चीजें वो आएंगी। और ऐसे भी फील करवाया जाता है कि आपके पास अगर ये चीज नहीं है, जैसे आईफोन की बात, आईफोन की बहुत क्रेज चल रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बिहार में एक फूल बेचने वाली माता अपने बच्चे को 60,000 का 65,000 का आईफोन दिलवा रही थी, और वो बच्चा उसका किशोरावस्था में था, 15-16 साल का होगा लड़का, 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, घर में कलह मचाया हुआ था, है ना? तो नहीं, देखो इसके पीछे वो लड़का स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो आत्मसंयम नहीं है। तो कि मान लो कि वो यूट्यूबर बनना चाहता है, तो मार्केट में उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। आईफोन का, मेरे पास आईफोन है, उसका कैमरा सबसे घटिया होता है, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं। सैमसंग के 10,000 12,000 के फोन का कैमरा उससे बढ़िया होता है, ठीक है? तो क्या हो रहा है कि आईफोन नहीं है तो आप क्या है, आपके पास फोन भले ही लाख रुपए का हो, वो फोन आप मतलब आपका क्लास नहीं ऊपर उठता है। तो ये क्या है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे आत्मसंयम कैसे आपको डिफाइन करेगा? अगर आप दूसरे से मोटिवेट हो गए और आपको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता से इतर जाके कोई चीज परचेज कर रहे हो, या परचेज मतलब करना एक आयाम दिखा रहा हूं, या कोई डिसीजन ले रहे हो, तो ये क्या हो गया कि आप आत्मसंयम नहीं हो, आत्मसंयमी नहीं हो, आपके अपने आत्मा के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब जाके आप वो चीजें भी कर ले रहे हो जो नहीं करना चाहिए, ठीक है? और इसके बहुत सारे आयाम हैं, ये अलग से जब ऐसे के क्लासेस हम करेंगे तो उसमें सारी चीजें मैं डिकोड करूंगा कि कैसे ये हर एक आयाम से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनुष्य की सोच, हम जैसे 100 में 70 आदमी, फिर हाल या ना सादा, ऐसे कुछ करके दिल पे हाथ रख के कहिए क्या यह देश आजाद है, ठीक है? हमारी जो हजारों साल की गुलामी की प्रवृत्ति रही है, हमारे डीएनए में समा गई है, हम अभी भी जो है वेस्टर्न कल्चर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है? हमें ये लगता है कि उनका अगर छाप मिल गया कि हाँ ये सही है, तब हम क्या हो जाए, जैसे हमारी मूवियां हैं, एक से एक क्लासिक मूवियां हैं, अच्छी मूवियां हैं, लेकिन हम फिर किसके लिए भागते रहते हैं, ऑस्कर मिल जाए, ऑस्कर मिल जाए, ऑस्कर मिल जाए, ठीक है? इसका मतलब क्या है, हमें अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें आत्मसंयम ही नहीं है, हमें अपना जो रियल टेम्परामेंट है उसके बारे में पता नहीं है, हमारी आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं है, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक मतलब एक जनरल सा टॉपिक मिल गया कि नहीं मिल गया, कि जो आत्मसंयमी नहीं है वो स्वतंत्र नहीं है, एक हो गया, ऐसे का टॉपिक मिल गया। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जाता है फिलोसफिकल? चलो ठीक, पहला ये हो गया कि आपने खोलते ही इसको यहां से आपको मिल गया देखने के लिए। अब देखो ये हमारा अगला जो हेडिंग है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का इंतजार। यूनाइटेड नेशन में आप देख रहे हो कि वैश्विक अभी सिनारियो कितना बदला हुआ है, विश्व में उथल पुथल चल रहा है, चारों तरफ युद्ध वगैरह हो रहा है, टेंशन चल रहा है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है? क्या यूनाइटेड नेशन अभी विश्व में शांति व्यवस्था या अन्य जो प्रॉब्लम है उनको सेटल डाउन करने में खरा नहीं उतर पा रहा है? क्या ये डेड हो चुका है? इसमें किन किन सुधारों की आवश्यकता है, इसके बारे में शायद इसमें चर्चा किया गया होगा, ठीक है? अब इसको देखो पढ़ना कैसे है, और पढ़ोगे तो इसमें क्या क्या आपको अंडरलाइन करना है, कैसे नोट्स में लिखने हैं, नोट्स में क्या लिखना है, ठीक है? जैसे पहला,
देखो इसमें लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भविष्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण में कहा कि दुनिया एक बॉन्डर में फंसी है। हम ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वैश्विक समाधान चाहती है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं आज पूरी तरह अप्रासंगिक, अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। इसमें सुधार किए बिना वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये खुद यूएन के महासचिव कह रहे हैं, सेक्रेटरी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें करना क्या है। देखो ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन कैसे उठा के पूछ सकता है। जैसे देखो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन एक्चुअली आईआर का इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक हो गया। आईआर में इसे जनरल आप इंटरनेशनल, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आईआर में आप प्लेस कर सकते हो। सुरक्षा परिषद, जैसे मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं आज पूरी तरह अप्रासंगिक, अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। इसमें सुधार किए बिना वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता। स्पष्ट करें। ठीक है, क्या पूछ देगा? स्पष्ट करें। अब क्या करोगे आप? मतलब ये टोटल क्वेश्चन जो है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेके बात करी जा रही है ना। तो यहां से एक स्टेटमेंट जो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन जो पूछेगा ये यहां से पूछेगा। ठीक है, आपके नोट में जो नोट्स में जाएगा, शॉर्ट नोट्स में जाएगा, वो ये जाएगा। ठीक है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट जो भी इसमें एलोबरेट किया गया है आगे, ये सारी चीजें जाती रहेंगी। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया, फिर आगे देखो। ठीक है, इसके साथ साथ आगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हताश होने के बजाय हमें एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को और सक्षम, प्रभावी और समावेशी बनाने की जरूरत है। इसलिए हम सुरक्षा परिषद का सुधार और विस्तार करने का समर्थन करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। एसए का टॉपिक मिल रहा है हमें यहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशन का हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, और यहां से हमें क्या मिल रहा है? एसए के टॉपिक मिल रहे हैं। देखो, सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। अभी आपने देखा होगा, नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं। गोविंदा 90 के दशक में सुपर हीरो थे, मतलब बहुत बड़े हीरो थे, सफल हीरो थे। लगातार मतलब उनकी सुपर हिट मूवियां आती थी, अकेले अपने दम पे बहुत ज्यादा बिजनेस करते थे। और ये सलमान खान वगैरह लोग, शाहरुख खान भी ठीक ठाक थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में सुपरस्टार बने हुए हैं, अक्षय कुमार वगैरह लोग, उनके सामने ना के बराबर थे। ना के बराबर थे कि नहीं थे? लेकिन इन लोगों ने जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंटेंस होते गया, हम ओपन होते गए अन्य सारी संस्कृतियों के प्रति, हमारा टेस्ट बदलते गया। ठीक है, तो लोगों ने बॉडी बनाना शुरू करा, मतलब अपना स्टाइल चेंज किया एक्टिंग का, और साथ साथ मूवियों का कंटेंट चेंज किया। ठीक है, लेकिन वहीं गोविंदा क्या हो गए? वहीं रह गए। वो सेम ढर्रे पे, एक ढर्रे पे उन्होंने चलना सीखा, और वो उससे कंप्रोमाइज नहीं करे, अपने में सुधार नहीं लाए। जो करंट सिनारियो था, करंट डिमांड था, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो नॉर्मल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि ऐसे जब आप लिखोगे, कुछ भी आप लिखते हो, तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या देते हो आप? एग्जाम्पल देते हो। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो इसी एग्जाम्पल से आपको मिल गई चीजें कि सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है, और मानव की सफलता उसकी ये यहां तक ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है, इसका एक और एग्जांपल क्या है? जैसे बीपीएससी का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, मान लो 67वीं तक बीपीएससी का प्रिपरेशन क्या था? बहुत ही अलग तरीके से था। काफी सेलेक्टिव पढ़ के जाओ, आपका मेंस हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? बीपीएससी पास ही नहीं कर पाओगे। तो सुधार ही क्या? सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। ठीक है, जब आप सुधार करोगे तभी आपकी प्रासंगिकता बनेगी। आप बीपीएससी के जो बीपीएससी का कंपटीशन है उसको बीट कर पाओगे, और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन होगा तभी भी तो प्रासंगिकता बनी रहेगी। आपके मामा पूछेंगे, फुआ पूछेंगे, मौसा पूछेंगे, मौसी पूछेगी कैसी हो बाबू, कैसे हो बाबू। नहीं बने तो क्या होगा? अरे गई रहे, तैयारी करे, पटना में इतना दिन रहे, इतना पैसा खर्चा किए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोड़ा था, उसको कौन बुलाएगा? अब आप एसडीएम बन गए तो क्या होगा? तो कहेंगे आपकी प्रासंगिकता है, आप क्या हो, आपकी उपयोगिता है, और उपयोगिता ही प्रासंगिकता का दूसरा पर्याय है। ठीक है ना? ये कैसे होगा? सुधार से होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पूरा स्टेटमेंट को हम पढ़ें, देखो आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, नहीं तो लोग कहते हैं ना कि हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर में कुछ मिलता ही नहीं है। देखो क्या क्या मिल रहा है। कह रहा है कि सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है, मानव की सफलता उसकी संगठन शक्ति में है, जंग के मैदान में नहीं। ठीक है, ऐसा ही शायद इन्होंने कुछ बोला है, जंग के मैदान में नहीं। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपके नोटबुक में जाना चाहिए। लिखो, लिखो इसे।
सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। इस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे वाक्य को 2 लाइन में तोड़ दो। सुधार प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। अगला लिखो, मानव की सफलता उसकी संगठित शक्ति में है, कौमा, जंग के मैदान में नहीं। शक्ति में है, जंग के मैदान में नहीं। देखो, ये ना बोधन क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, चीजों को देखने का नजरिया बदलते जाएगा, आप वैसे कैप्चर करती जाओगी। ठीक है, अब इसके बाद लगे हाथ पढ़ लेते हैं पूरे आर्टिकल को। वो प्रैक्टिस से बदलेगा, वो समझदारी जैसे जैसे विकसित होगी वैसे वैसे बदलेगा। इसीलिए आज का क्लास है कि आपको किस नजरिए से देखना है और क्या लिखना है। आपने इतना में क्या लिखा, पूरा एक मतलब कॉलम पढ़ लिया और मात्र एक स्टेटमेंट लिखा, 2 स्टेटमेंट लिखा, उसको तोड़ के लिखा, 3 स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, फिर इन वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के लिए आम सहमति बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार करने और अफ्रीका को अस्थायी सीट देने की मांग रखी है। महासचिव गुटेरेस ने माना है कि अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट देने पर सहमति हो चुकी है, पर सुधार और विस्तार की प्रक्रिया क्या हो और इसकी शुरुआत कब तक हो, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। लैटिन अमेरिका से ब्राजील को अस्थायी सदस्यता देने पर किसी को आपत्ति नहीं है। मसला विश्व की 2/3 आबादी, एक करीब आधी अर्थव्यवस्था वाले एशिया का है, जिसका प्रतिनिधित्व अकेले चीन के पास है। यूरोप के पास रूस, फ्रांस, ब्रिटेन की 3 सीटें हैं। इसलिए कुछ देशों की राय है कि इनमें से कम एक को अपना वीटो अधिकार और सीट छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ से जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अमेरिका से कौन, उत्तरी अमेरिका से, जो उत्तरी अमेरिकन कंटिनेंट है, वहां से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन का। लैटिन अमेरिका से कोई है कि नहीं है, कोई नहीं है, तो ब्राजील को प्रमोट किया जा रहा है। अफ्रीका से साउथ अफ्रीका को प्रमोट किया जा रहा है। तो कुल मिलाजुला के मामला कहाँ पे आ रहा है, एशिया में आ रहा है। इतना बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व की। ठीक है, लेकिन अकेले चाइना जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी बात कही जा रही है। और ये भी सोचा जा रहा है कि यूरोप के 3 यूरोपियन कंटिनेंट के 3 लोग हैं, तो क्यों ना एक लोग अपना सीट छोड़ दे, अपना वीटो पावर छोड़ दे, ताकि उनकी जगह पर कोई अन्य आ जाए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 8 दशकों में विश्व में के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरीके से बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई अपने वीटो अधिकार और अस्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर आम सहमति है, परंतु चीन को वीटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना मंजूर नहीं है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन आप लोग ले रहे हो और उसमें कोई वीटो शक्ति लगा दे तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, खासकर एशिया से, जहां स्थायी सदस्यता के दोनों दावेदारों भारत और जापान पर वह अलग अलग कारणों से संदेह करता है। यह समय की विडंबना है कि भारत ने, देखो यहां से आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट मिल रहा है कि भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की और सुरक्षा परिषद में उसकी अस्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर दिया था, आज वही चीन भारत की अस्थायी सदस्यता के मार्ग में आड़े आ रहा है। अमेरिका भी भारत की खेमेबाजी से परे अवसरानुकूल कूटनीति को लेकर आशंकित कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक की वर्ड है। की वर्ड क्या है, आप क्या लिखोगे, नॉर्मल सी पूरी कहानी चल रही है। अमेरिका भी भारत की खेमेबाजी से परे, भारत जो है ये किसी भी खेमेबाजी से गुट निरपेक्ष है, ये किसी भी गुट में जाने की कोशिश नहीं करता है, किसी ग्रुप को मतलब गुटबाजी नहीं करने की कोशिश करता है। ठीक है, संगठन में तो जाता है लेकिन गुटबाजी नहीं कि हम फलाने गुट में हैं, हम चिलाने गुट में हैं। इससे परे क्या है, अवसरानुकूल कूटनीति को वो क्या करता है, भारत, इंडिया जो है अडॉप्ट करता है। जैसे अभी मान लो यूक्रेन की बात हो रही है। ठीक है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा था और भारत जो है, इंडिया जो है, रशिया से तेल को वायल इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है, वायल इंपोर्ट कर रहा था। तो विश्व के जो यूरोपियन कंटिनेंट के देश हैं, अमेरिका वगैरह हैं, चाहने लगे भारत से कि भैया तुम क्या करो, रशिया से वायल इंपोर्ट मत करो। ठीक है, तो भारत ने कहा, जयशंकर साहब ने कहा यूरोपियन कंटिनेंट को, और जो भी लोग थे जो भारत पे प्रेशर डाल रहे थे कि तुम मत खरीदो, उन्होंने कहा कि तुम लोग भी तो मत खरीदो, तुम लोग मत खरीदो, तुम लोग जो नेचुरल गैस वगैरह का इंपोर्ट करते हो मत करो, हम नहीं करेंगे, तुम लोग करो तो ठीक है, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, यही बात है, यही बात है। तो मतलब भारत क्या है, अवसर देखता है और जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त चीज है वही अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि भारत जो है हमारे गुट में शामिल हो, लेकिन भारत जो है किसी के गुट में शामिल होना नहीं चाहता। तो इसलिए अमेरिका जो है भारत को लेके आशंकित है। ठीक है,
इसीलिए कह रहा है कि इसका नवीनतम उदाहरण भारत का रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल न होना और यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा प्रस्तावों से दूर रहना, इसलिए वह भारत को वीटो अधिकार वाली अस्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर ही देगा, यह सुनिश्चित नहीं है। ठीक, बात आ गई समझ में? यह सुनिश्चित नहीं है। वीटो अधिकार के बिना सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता से अनुचित निर्णयों पर तमाशाबीन बने रहने की बेचारगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अस्थायी सदस्यता मिल ही गई, ठीक है, अब वीटो है ये नहीं है और दुनिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो भारत अगर वीटो शक्ति लगाएगा ही नहीं तो फिर उसकी अस्थायी सदस्यता का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ? है नहीं हुआ ना, वही कह रहा है ये। ठीक है, सदस्यता में नहीं है। कहाँ? इसलिए भारत की दिलचस्पी ऐसी सदस्यता में नहीं है, या तो सभी अपने अपने वीटो अधिकारों का परित्याग करें जिसकी संभावना कम है, या फिर नए सदस्यों को भी वीटो अधिकारों के साथ शामिल किया जाए ताकि वे यूक्रेन पर रूसी हमले जैसे नियमों को ताक पर रखकर किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघनों को यदि न भी रोक सकें तो भी कम से कम संयुक्त राष्ट्र के नाम पर इराक पर किए गए हमलों जैसी विवादास्पद कार्रवाइयों को रोक सकें। यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र की बेचारगी दिखाती है कि उनकी संस्थाएं कितनी अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। वैश्विक व्यवस्था को बहाल करने के लिए नाम के सुधारों की नहीं बल्कि कारगर सुधारों की जरूरत है जो मनमानी को रोक सके। आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा तय करने और उसकी रोकथाम के लिए वैश्विक रणनीति बनाने की भी जरूरत है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, ये सारी कहानियां आपने पढ़ा कि बताया जा रहा है कि मतलब जिसको सदस्यता दी जाए, अस्थायी सदस्यता, उसको वीटो पावर भी दिया जाए, लेकिन जो भी उसके पहले परमानेंट हैं मेंबर, वो चाहते हैं कि जो नए मेंबर हैं उनको वीटो पावर ना मिले। तो वीटो पावर ना मिलने की वजह से वीटो मतलब दांत, यदि सांप हो और सांप का विष निकाल लिया जाए, दांत तोड़ दिया जाए, तो फिर उसके मतलब सांप होने का कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स यदि परमानेंट आप सदस्य बन रहे हो, आपके पास वीटो पावर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ खास नहीं कर पाओगे। तो वही बात कही जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा तय करने और उसकी रोकथाम के लिए वैश्विक रणनीति बनाने की भी जरूरत है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप में ठहराव होना चाहिए। आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा, दैट मीन्स आतंकवाद की अभी सर्वमान्य परिभाषा कोई नहीं है। ठीक है, जिसको जो मन करता है आतंकवाद को वैसे ही परिभाषित कर देता है। आपने देखा होगा पहले इंडिया जो है माथा पीट पीट के क्या कहता था कि भैया आतंकवाद को दूर करो, आतंकवाद को दूर करो, लोग हम पे हमला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो ध्यान नहीं देती थी। जैसे 9/11 हुआ, अमेरिका के टावर गिरे, तो सबको लगा कि हाँ इंडिया सही कह रहा था। तो अभी भी क्या है, रीजनल इसमें डिस्प्यूट है, रीजनल जो थॉट्स होते हैं उसमें रीजनल डिफरेंसेज है। आतंकवाद की अभी सर्वमान्य परिभाषा कोई नहीं बनी है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा भी बनाई जाए ताकि हमास, लश्कर और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की रोकथाम की जा सके। साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष में व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी वैश्विक चुनौती है। ये सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है। मतलब जो भी अभी हमारे पास दिक्कतें हैं उसको कैसे मिटिगेट करना चाहिए और उसके लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या रिफॉर्म किया जाना चाहिए उसके बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन तीनों का जिक्र किया क्योंकि इसमें असुरक्षा रहने से संचार में लेकर व्यापार तक हर पहलू प्रभावित होगा। इस समय विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कृत्रिम मेधा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन। कृत्रिम मेधा से प्रशिक्षित हो रही मशीनों का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ने वाला है। इसका सही प्रयोग कायाकल्प कर सकता है तो दुरुपयोग के कल्पनातीत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। साइबर संचार और जैविक आतंकवाद के क्षेत्रों में इस तकनीक के दुरुपयोग की घातकता परमाणु हथियारों से कम नहीं है, इसलिए इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक वैश्विक रणनीति की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर तो हमारा अस्तित्व ही निर्भर करता है, इसलिए उस पर ऐसी बहुपक्षीय और बहुकोणीय राजनीति बनाने की जरूरत है जो कारगर होने के साथ साथ व्यवहारिक और न्यायसंगत भी हो। भारत इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक व्यवस्था में सुधारों की पैरवी और अगुवाई तभी कर सकता है जब वह अपने यहाँ भी समायोजित सुधारों में आगे रहने की मिसाल कायम कर सके। आर्थिक सुधारों की गाड़ी मंथर गति से अटक अटक कर चल रही है। भूमि, श्रम और न्यायिक सुधारों की बात ही शुरू नहीं हुई है। कृषि सुधारों से पीछे हटना पड़ा है। एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता जैसे चुनाव क्षेत्रीयता और मजहबी राजनीति में उलझ गए हैं। ऐसे में आर्थिक और सामाजिक विकास की गाड़ी कैसे पकड़ेगी? कौटिल्य ने 2500 साल पहले कहा था कि देश की असली शक्ति उसकी अर्थ शक्ति में ही निहित रहती है। तो यहाँ पे आपको एक कौटिल्य का भी स्टेटमेंट मिल गया है ना। तो अपने नोटबुक में क्या लिखोगे? ये कौटिल्य का स्टेटमेंट आप अपने नोट्सबुक में लिख लोगे, ठीक है। और फिर जाके ये पूरा आपका एक जो एडिटोरियल है वो खत्म होता है, ठीक है। तो आप इस पूरे एडिटोरियल में पहला तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ,
कि क्या क्या विश्व में घट रहा है और यूनाइटेड नेशन में क्या क्या गड़बड़ियां हैं जिसको लेके सुधार करने की बात करी जा रही है। अन्य देश जो परमानेंट मेंबर हैं, जिनको वीटो काउंसिल है, अन्य देशों को क्यों नहीं शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी अपनी सुरक्षा वाली असुरक्षा वाली सोच है। और इसमें से आपको तीन चार दो कीवर्ड मिल गए और तीन चार स्टेटमेंट मिल गए, और इस स्टेटमेंट का आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करते हो। मान लीजिए आप ऐसे लिखते हो तो उसमें यूज करते हो, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा एफर्ट, देखो हर एक आंसर में, आंसर राइटिंग में कुछ नया एफर्ट होना चाहिए आपका, ताकि 1 नंबर 1.5 नंबर आपको ज्यादा मिल सके, तभी आप कंपटीशन में आगे रहोगे। अदरवाइज क्या होता है, मान लो कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 पूछ दे कि 1857 की क्रांति के सफलता के कारणों की व्याख्या करें, सेम कारण है, सारे लोग उसी कारण को लिखेंगे, लेकिन आप कैसे डिफरेंट तरीकों से लिखोगे ताकि जो है आपको 1 से 1.5 नंबर क्या मिले, ज्यादा मिले। तो उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट लिखोगे, किसी का कोटेशन लिखोगे, ठीक है, तभी तो ज्यादा मिलेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस एस्पिरेंट का थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में है। तो एक आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें एक इसमें मैंने बताया, ठीक है। 2500 साल पहले कहा था कि किसी देश की शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति में निहित होती है, ठीक है। इसमें इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसमें मैंने पढ़ा है इसको, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे देखो, इसका इसका हेडिंग है सेवा भाव पर हावी होता स्वार्थ, ठीक है। सेवा भाव पर हावी होता स्वार्थ, मतलब इस पूरे एडिटोरियल का यदि नेक्टार हम कहना चाहें तो इसका नेक्टार हम कह सकते हैं कि कभी भी घटिया राजनीति और बढ़िया पॉलिसी, बढ़िया लोक नीति एक साथ नहीं चल सकती। आपको बढ़िया लोक नीति का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको बढ़िया राजनीति भी करनी पड़ेगी। घटिया राजनीति करोगे तो बढ़िया लोक नीति पारित नहीं हो पाएगी और आप जो है सफल नहीं हो पाओगे एज ए समाज। और जो लोक कल्याण का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पूरे संविधान का मूल है, उद्देश्य है, उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, इसमें बताया गया है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये टॉपिक, ठीक है। पहले आप देखो, कहां चला गया भाई, ठीक है। पहले आप देखो इसमें क्या कह रहा है। पहला ही स्टेटमेंट देखो, आपको एक स्टेटमेंट मिल गया, एक डिफरेंट आदमी का, मतलब इंपॉर्टेंट आदमी, डिफरेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आदमी का नाम भी आपको जानने को मिल गया। देखो ये कह रहा है जाने माने बौद्ध विचारक थीच नहत हान ने, ठीक, लिखो इसको, थीच नहत हान, थीच नहत हान, ठीक है। बौद्ध विचारक हैं, इनके बारे में और जान लेना, गूगल कर लेना, है ना। जाने माने बौद्ध विचारक थीच नहत हान ने जलवायु परिवर्तन की गहराती समस्या पर कहा था कि यदि हम उसी रास्ते पर चलते रहे जिस पर इस समय चल रहे हैं तो निश्चित ही मनुष्य जाति का विनाश हमारे अनुमानों से पहले ही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है। और एक नए आदमी का आप नाम जान लिए तो आप अपने नोटबुक में क्या लिखोगे, इसी को लिख लोगे, ये लिख लोगे और इनका कोटेशन लिख लोगे, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने आगे इसमें बताया है बहुत सारी चीजें कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्यों हमें विश्व को जो है सजग हो जाना चाहिए। तो इसमें एक इन्होंने केस स्टडी दिया है और पूरे इस एडिटोरियल का नेक्टार यही है कि यदि घटिया राजनीति करते हो तो बढ़िया लोक नीति नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। तो ये केस स्टडी देखो, इसमें इन्होंने क्या दिया है, बताया है कि एनसीईआरटी ने 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लीडिंग बाय अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 में हार गए थे, है ना। तो फिर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। तो 2003 में एनसीईआरटी ने, दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी को दिसंबर 2003 में निर्देश दिया था कि वह पर्यावरण शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम बनाए, जिसे संस्था ने मार्च 2004 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और न्यायालय ने उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा, ठीक है। और ये देखो सभी राज्य सरकारों ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। यह राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत संतोष की स्थिति थी कि सभी राज्य सरकारों ने उस पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया था। साथ ही स्कूल शिक्षा की संरचना में आवश्यक परिवर्तन कर पर्यावरण शिक्षा को एक अलग स्वतंत्र विषय बनाने की बात कही थी, ठीक है। अब होता क्या है कि 2004 में केंद्र में नई गवर्नमेंट आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आ जाती है, उस समय यूपीए थी, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया, इनको ये बढ़िया नीति लगी, लेकिन ये प्रीवियस गवर्नमेंट की थी, तो इन्होंने क्या कर लिया, इसको विड्रॉ कर लिया। हमारा जो ये जनरेशन अभी आया है 20 साल पढ़ के, ठीक है, अगर ये इसको नहीं हटाया गया रहता तो ये पढ़ के आए रहते कि नहीं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित ये सारी चीजें। अब पढ़ के आए होते तो उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रति क्या होता, जागरूकता होता,
सेवा करने के लिए तत्पर होते। तो इसका यही तात्पर्य है इस पूरे उसका। फिर इन्होंने अपना केस स्टडी दिया है कि सारे देश अगर इसको फॉलो करते, जो हमारे सेवक हैं उनके जहन में रहता कि कैसे हमें सर्विस करनी है इन्वायरमेंट के प्रति, तो हम इंदौर और सूरत की जो स्थिति है अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। सूरत पहले काफ़ी गंदा शहर था, अब काफ़ी साफ सुथरा हो चुका है। इंदौर लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे आता है ना। तो यही इन्होंने कहा है कि कभी भी बढ़िया जो है लोक नीति और घटिया राजनीति एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। बढ़िया लोक नीति के लिए बढ़िया राजनीति भी चाहिए। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, घटिया राजनीति, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक, अब देखो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में जो चीजें भी दी गई हैं वर्तमान के लिए, मैं ये कहूंगा कि बीपीएससी का जो टेम्परामेंट है ना, अभी उस टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आइए देखते हैं एक और टॉपिक देखते हैं इसमें। देखो अब ना बीपीएससी का प्रिपरेशन मजाक नहीं है। और जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, शब्द निर्माण होगा। शब्द निर्माण होगा तो आपको जो है लिखने में, जब आप लिखोगे, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, खतरे में विश्व शांति, ये सारी चीजें करंट अफेयर से संबंधित है। अब देखो समय की उपयोगिता, फिलोसफिकल एंगल है ये। ठीक है, यहां से आप इसको जो है एसए के लिए, जो हम दार्शनिक आयाम होता है ना, आप उस दिन पूछ रही थी कि जो दार्शनिक आयाम है वो कैसे डेवलप होगा, तो इसी तरीके से डेवलप होगा। जब आप एक एक टॉपिक को उठा के उसका नेक्टार चूसने की कोशिश करेंगी, भौरे के जैसे। ये क्या है, एक फूल है, और फूल से आपको नेक्टार चूसना है। फॉर व्हाट? फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और ऑब्वियस हम किसी चीज को जानते हैं, किसी टॉपिक को जानते हैं, तो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, वो वैसा थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होता है। जैसे देखो समय की उपयोगिता, ठीक है, ये समय की उपयोगिता हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि समय की कितनी उपयोगिता है, लेकिन जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एसए में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? देखो, जीवन में समय का बहुत महत्व है, समय पर की गई मेहनत ही लाभप्रद होती है। ठीक है, यहां से पूछ देगा एसए में, समय पर की गई मेहनत ही लाभप्रद होती है। इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, और देखो, अगर ये सोचो कि बीपीएससी ने न्यूज़पेपर पढ़ा, बीपीएससी के क्वेश्चन सेटर ने, और इसको ये लाइन अच्छी मिली और इसी को इसने लिख दिया, तो इसको लिखने के लिए इतना बड़ा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी मिल गया। बाकी अन्य एग्जाम्पल आपको अलग से देने हैं, अपना अलग जो भी आपने प्रिपरेशन कर रखा है उससे, उसके थ्रू। अब इसको पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है कि हर काम का महत्व इसी बात पर टिका है कि वो समय पर किया गया है या नहीं। ठीक है, लेट्स से कि मान लो कि अभी आपने डिसाइड किया कि आपको 71वीं बीपीएससी का अटेम्प्ट देना है, ठीक है, या यूपीएससी 2025 वाला अटेम्प्ट आपको देना है। ठीक है, और अभी से आप 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी समय है ना प्रिपरेशन का, एग्जैक्ट समय है, अभी से आपको प्रिपरेशन करना है 6 घंटे डेली, और क्या कर रहे हो, एग्जाम के 2 महीना पहले खूब जाके मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत सार्थक होगा? बिल्कुल नहीं सार्थक होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये मेहनत जो है आपकी समय पे नहीं करी गई थी। ठीक है, अंततुगत्वा, ठीक है, ये की जा रही है, लेकिन जो बच्चे समय से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं उनको आप बीट कर पाओगे? नहीं बीट कर पाओगे। इसके साथ साथ देखो क्या बताया है, आमतौर पर लोग अपने कर्मों में टाल मटोल किया करते हैं कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, यह काम है ही कितना बड़ा जो अभी से इसके लिए मेहनत की जाए। इस तरह हम किसी भी काम को उसकी निश्चित समय सीमा में न कर सके, न करके तब शुरू करते हैं जब बहुत वक्त निकल चुका होता है। ठीक है, यही बात मैंने बताई कि बहुत वक्त निकल चुका होता है, फिर हम उस काम को बहुत जल्दबाजी में किसी भी तरीके तरह बस पूरा कर देते हैं और सोचते हैं कि यह काम तो 2 मिनट का ही था, बेकार ही इस काम की चिंता में समय व्यर्थ किया। हालांकि वह काम अफरा तफरी में हो जाता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता की क्या होती है, कमी होती है। अब आप डेली जो 6 घंटे पढ़ाई करोगे, डेली आप 6 घंटे पढ़ाई करोगे, एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर का सारा नेक्टार आप चूसने की कोशिश करोगे, क्या ये काम आप 2 महीने में कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते हो ना। तो इस समय की महत्ता पे को बता रहा है, जो हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा था उसको जस्टिफाई कर रहा है, जो हम नहीं देखते। ठीक है, जब कोई काम सही समय पर नियमित रूप से किया जाता है तब उस काम की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है, वहीं जब किसी काम की भरपाई भर की जाती है तब उस काम की गुणवत्ता में कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल से आप अपने बच्चे को, आप अपने छोटे भाई को समझाने के लिए कितना बढ़िया उसे बता सकते हो।
तो कभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग जो है आपके पर्सनालिटी में कैसे डायमेंशंस को अडाउन करती है, ये सोचने वाली बात है। इस संसार में हर बात का समय निश्चित है, हर बात का समय निश्चित है। सूर्य जो है अपने सनातन समय पे निकलेगा ही निकलेगा। जैसे देखो, हर मनुष्य भले ही समय की अनदेखी करे, मगर यह प्रकृति 1 मिनट के लिए भी अपने काम को नहीं टालती। समय के अनुरूप ही मौसम बदल जाता है, समय के अनुरूप ही किसान अपने खेत में फसल प्राप्त करते हैं। अगर वे गर्मी की फसल के बीज सर्दी में बोएं और सर्दी की फसल के बीज गर्मी में बोएं तो उनके हाथ कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक, समय से ही दिन रात होते हैं और समय से ही सूरज निकलता है और छिपता है। इतनी सारी बातों को रोज की जिंदगी में घटते हुए देखते रहने के बावजूद भी हम समय की उपयोगिता को महत्व नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में लापरवाही आ जाती है। हमें हर काम को समय पर करने की निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य का निर्माण किससे होता है? मनुष्य निर्माण किससे होता है? प्रकृति के बदौलत होता है ना, नेचर से होता है। छठी कक्षा में हमने पढ़ी है ये सारी चीजें, होता है ना, प्रकृति से होता है, प्रकृति से होता है। ठीक है, और प्रकृति से ही हमारा क्या होता है? अस्तित्व है। प्रकृति यदि सनातन है, प्रकृति यदि परमात्मा है, तो आत्मा क्या है? इसी का अंश है जो हम में समाहित है। तो प्रकृति यदि अपना काम हर एक समय पे, हर एक क्षण निश्चित समय पे अपना काम कर रही है, अगर हम ना करें तो क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो कैसे आपने देखा कि बहुत सारी चीजें आपको प्री के लिए भी मिली, मेंस के लिए ज्यादा मिली। प्री के लिए जो है छोटे छोटे टॉपिक, जो फलाना गवर्नमेंट का ये प्लान है, यहाँ पे मीटिंग हुई, जब आप अलग से पढ़ते हो। बेसिकली मैंने एडिटोरियल बना के देखा, पढ़ा के आपको देखा, एक एक लाइन बता के कि 2-3 एडिटोरियल कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उसका नेक्टार ग्रहण करना है, कैसे आपको जो है किन किन टॉपिक को आपको अपने नोट्स में लिखना है। नोट्स मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो आप बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हो, छठी कक्षा का हमने हिस्ट्री खत्म किया है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जब मान लो कि हम 12वीं की पढ़ेंगे, 11वीं की पढ़ेंगे, तो मान लो कि कोई टॉपिक, जैसे मान लो 1857 का वार ही हो गया, हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ाया 10 पेज में। बहुत बड़ा है ये 1857 का वार, उसके पीछे के कारण, तत्कालिक कारण, ठीक है, फिर उसका स्वतंत्रता संग्राम पे प्रभाव, फिर इसको लेके डिफरेंट विचार की बात करी गई है, फिर इसकी असफलता क्यों हुई इसके बारे में बात करी गई है, फिर कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में बात करी गई है। तो इसके 4-5 आयाम हो गए। तो मान लो मैं आपको 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज में दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये टोटल नोट्स जो हो गया। इसके साथ साथ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम था कि क्या था? देशी, जो स्वदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके विदेशी थे वेस्टर्न कल्चर के, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अंग्रेजों के प्रति वो था, एक तरीके का विरोध था, जो भी उन्होंने कहा। ठीक है, फिर लेफ्टिस्टों ने कहा, कार्ल मार्क्स वगैरह, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है किसान आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के हिस्टोरियन ने अलग अलग अपनी विचारधाराएं रखी। तो मान लो कि आपने 10 पेज 15 पेज में पढ़ा, तो आपका जो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए वो कितने पेज में होना चाहिए? 2 से 3 पेज में, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। यदि इससे ज़्यादा कर रहे हो तो फिर आपके एग्जामिनेशन से पहले, मेंस एग्जाम से पहले आपको टॉपिक रिवीजन करने में दिक्कत होगी। बात आ गई समझ में? फिर से इसके लिए अलग से तो कोई क्लास नहीं कराना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ो तो काफ़ी ढंग से 1 से 2 घंटा, लोग कहते हैं 45 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ो, ये होता है तब जब आपकी बोधन क्षमता, बौद्धिक क्षमता उस लेवल की आ जाती है तब। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको कितना लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। लिखते जाना है। अब ये नहीं कि डेटा लिखना है, डेटा का कलेक्शन अभी नहीं लिखना है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो आप लिख सकते हो, क्योंकि डेटा का कलेक्शन आपको एग्जाम देना है अभी कब? सितंबर, अगले साल सितंबर 2025 में, लगभग 1 साल है। अभी का नहीं पूछेगा डेटा, ठीक है, डेटा 7-8 महीनों का ही पूछता है। ठीक है, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, वहीं प्रासंगिक रहता है। ठीक है, रेफरेंस में यदि प्रीवियस ईयर का डेटा लिखना हो तो वो अलग चीज है, लेकिन अभी डेटा नहीं लिखना है। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी आपको इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखना है किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे यूनाइटेड नेशन के बारे में लिख रहे हो, तो यूनाइटेड नेशन मान लो कि यूएन के बारे में लिखो, तो यूएन में अभी क्या ड्रॉबैक्स है, उसके बारे में लिखो। ठीक है, सुधार किस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, चीन और इंडिया का स्टैंड क्या है, अमेरिका का एंगल क्या है। ठीक है, ये सब लिखोगे। ठीक, और इसके साथ साथ मान लो ये लिख लिया एक एक पॉइंट पे ऐसे करके। ठीक है, और फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको लाइंस मिले, वो यहाँ पे यार कोट कर देना है, लिख देना है। बस यही है, ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है।
ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपके व्यक्तित्व का विकास इसी तरीके से होगा। ठीक है।